हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो सीरीज में। आज हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज होने वाली है ऐतिहासिक काल के अंदर उत्तरवर्ती कुलिंद वंश के बारे में। पिछली वीडियो में हमने भाग 1 तथा भाग 2 में कुलिंद वंश के प्राचीन कुलिंद एवं मध्य कुलिंदों के बारे में पढ़ लिया है। तो आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण उत्तरवर्ती कुलिंदों के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि उत्तरवर्ती कुलिंदों में से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं और यहीं पर हमें सर्वाधिक कुलिंद वंशीय राजाओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो बिना रुके हुए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में प्राचीन कुलिंदों के भी बारे में पढ़ लिया है और मध्यवर्ती कुलिंदों के बारे में भी पढ़ लिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरवर्ती कुलिंदों के बारे में, जिनका समय माना जाता है 200 BCE से लेकर के 300 AD के मध्य। अब इन उत्तरवर्ती कुलिंदों की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राएं खोजी गई हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, और उन्हीं मुद्राओं से हमें उत्तरवर्ती कुलिंदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो पढ़ने से पहले कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए हमारी नई वीडियो सीरीज पढ़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज है और आज उत्तरवर्ती कुलिंदों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उत्तरवर्ती कुलिंदों का समय माना जाता है 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक। अब इतने लंबे समय में यानी 500 वर्ष के कार्यकाल में इस उत्तरवर्ती कुलिंद में कितने राजा हुए हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने शासन किया, इसके बारे में हम जान लेते हैं। हम एक नोट याद रखते हुए चलेंगे। वह नोट है कि डॉक्टर यशवंत कठोच के अनुसार कुलिंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया, और इस दौरान सबसे शक्तिशाली राजा यशवंत कठोच ने बताया है अमोघ भूति को, जो कि वास्तव में कुलिंद वंश का सबसे महान सम्राट भी है। अब कई किताबों में इस कालक्रम को लेकर के कई विवादित आंकड़े आपको मिल जाएंगे, लेकिन डॉक्टर यशवंत कठोच के द्वारा दिए गए आंकड़ों को हम प्रमाणिक मानकर चलते हैं। कुलिंद वंश मध्यकाल में मौर्य काल के समकालीन थे, यानी मौर्य काल के अधीन कुलिंद वंश हुआ था। उस दौरान कालसी में एक शिलालेख हमें प्राप्त होता है, और वह शिलालेख होता है अशोक का शिलालेख। उससे यह ज्ञात होता था कि कुलिंद उस दौरान में मौर्य के अधीन थे, जिसमें उन्होंने पुलिंद शब्द से भी संबोधित किया था। लेकिन जब अशोक की मृत्यु हो जाती है 232 ईस्वी पूर्व में, अशोक की मृत्यु के पश्चात कुलिंद वंश के लोग पुनः अपना शासन शुरू कर देते हैं। क्योंकि अशोक संपूर्ण भारत का महान सम्राट था, तो उनके प्रभाव से कुलिंद वंशों का अस्तित्व कमजोर हो गया था। उस दौरान कुलिंद वंशों ने अपना अस्तित्व नहीं जमा पाया या पूर्ण रूप से शासन नहीं कर पाया। जब सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई तो मौर्य काल भी क्षीण होने लग गया था, यानी मौर्य काल का पतन होने लग गया था। उसके बाद उत्तराखंड में कुलिंदों ने भी अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू किया और उत्तराखंड में शासन करना चालू कर दिया था। अब इन कुलिंदों के बारे में हमें उत्तरवर्ती कुलिंदों की जानकारी मुख्य रूप से सिक्कों से प्राप्त होती है। इन उत्तरवर्ती कुलिंदों ने अपने शासन के दौरान सिक्के चलाए, और उन मुद्राओं से ही हमें प्राप्त होता है कि कौन सा राजा किस समय में उत्तराखंड में शासन करता था, क्योंकि उन्होंने अपनी जानकारी या अपना नाम उन सिक्कों में अंकित किया। और उन मुद्राओं के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी भारत भर के कई स्थानों से हमें कुलिंद वंश की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। जैसे पहला महत्वपूर्ण प्राप्त होता है वेहट उत्तर प्रदेश से, यहाँ से हमें अमोघ भूति के सिक्के प्राप्त होते हैं, और बरहूत मध्य प्रदेश से भी हमें सिक्के प्राप्त होते हैं, और सुध हरियाणा से भी प्राप्त होते हैं, सुनेत पंजाब से भी प्राप्त होते हैं, चकर मंडी और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से भी सिक्के प्राप्त होते हैं। एक महत्वपूर्ण स्थान है सुमाड़ी, यह है पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड के। यहाँ से सर्वाधिक सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, वह होते हैं 300 सिक्के प्राप्त होते हैं। अब अगला है अठूड़ या थत्यूड़, टिहरी से, यानी टिहरी से भी हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। और अगला होता है कत्यूर घाटी अल्मोड़ा, हालांकि वर्तमान में यह बागेश्वर में पड़ता है, लेकिन अल्मोड़ा से भी हमें
उत्तरवर्ती कुनिंदों के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो इन स्थानों से हमें सिक्के प्राप्त होते हैं और इन सिक्कों के अध्ययन के पश्चात जानकारी मिलती है कि उत्तरवर्ती कुनिंदों ने उत्तराखंड में कहाँ कहाँ और किस काल में शासन किया था। उत्तरवर्ती कुनिंदों के सिक्कों को हम 3 अलग अलग कालक्रमों में विभाजित कर देते हैं, क्योंकि इनका कालक्रम में काफ़ी समय का अंतराल पाया जाता है, इसलिए हम इसे इजी बनाने के लिए अलग अलग कालखंडों में विभाजित करते हैं। क्योंकि जो इनके मुख्यतः सिक्के पाए जाते हैं वह 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक पाए जाते हैं, लेकिन इनका शासन 200 ईस्वी के बाद भी 300 ईस्वी तक चलता है। उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे कैसे चलता है। तो प्रारंभिक मुद्रा लेख में 200 से लेकर 175 ईस्वी के दौरान एक राजा का नाम प्राप्त होता है और उस राजा का नाम था विषदेव या विश्वदेव, लेकिन इस राजा ने अपना कोई भी मुद्रा जारी नहीं किया था। तो इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? दरअसल 175 ईस्वी पूर्व तक कोई भी लेख या कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं होता है। इस दौरान का हमें कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं होता है और इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है आगे मध्यवर्ती मुद्रा लेख में एक अग्रराज नाम का राजा होता है और इन्होंने सिक्का जारी किया था और उसमें उन्होंने विषदेव या विश्वदेव का नाम वर्णन किया था। इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 175 ईस्वी पूर्व के बीच में जो लगभग 25 वर्ष का टाइम पीरियड है, इसमें विषदेव या विश्वदेव ने शासन किया होगा और इस आधार पर हम उत्तरवर्ती कुनिंदों में सबसे प्रथम राजा विषदेव या विश्वदेव को मान सकते हैं। लेकिन यह महान राजा नहीं था, इनका केवल हमें नाम वर्णन मिलता है। और मध्यवर्ती मुद्रा लेख में यदि देखें तो मध्यवर्ती मुद्रा लेख का समय होता है 175 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है और 60 ईस्वी पूर्व तक चलता है। अब यहाँ पर प्रथम राजा कौन होता है? वह होता है अग्रराज और अग्रराज का समय 175 से 160 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। इन्होंने ही अपने सिक्के में विषदेव या विश्वदेव का नाम वर्णित किया था। अब दूसरा राजा होता है, उनका नाम है धनभूति प्रथम। तो धनभूति प्रथम का समय 160 से 140 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। तीसरा होता है वृद्धपाल या वाघपाल और चौथा होता है धनभूति द्वितीय, पांचवां होता है बलभूति और छठवां या अंतिम होता है अमोघ भूति। इस मध्यवर्ती मुद्रा लेख में ये जो वृद्धपाल, धनभूति, बलभूति ये हैं, इन तीनों का टाइम पीरियड लगभग 140 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व तक रहता है। जबकि जो इस मध्यवर्ती मुद्रा लेखों में अंतिम या महान राजा होता है उनका नाम है अमोघ भूति और अमोघ भूति ही सबसे महान सम्राट होता है। इनका टाइम है 100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 60 ईस्वी पूर्व के मध्य, यानी 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया उत्तराखंड में और ये थे हमारे उत्तरवर्ती कुनिंद शासकों में सबसे महान शासक। अब तीसरा जो टाइम पीरियड है वह है परवर्ती मुद्रा लेख। तो परवर्ती मुद्रा लेखों का समय 100 ईस्वी से लेकर के 200 ईस्वी के बीच रहता है। यहाँ पर आपको एक कंफर्म कर लेना होगा, ये जो मध्यवर्ती और प्रारंभिक मुद्रा लेख हैं ये ईस्वी पूर्व के हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल के हैं, जबकि परवर्ती जो मुद्रा लेख हैं यह ईस्वी सन के हैं। यानी इसे हम जो मध्यवर्ती और प्रारंभिक मुद्रा लेख हैं इसे हम BCE कहते हैं, बिफोर द कॉमन एरा, और इसे AD कहते हैं, एनो डोमनी। तो इस प्रकार से हम सन को भी याद रखें। इसमें आपको एक चीज़ का फ़र्क दिख रहा होगा कि 60 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी के बीच का समय कहाँ गया। तो इसके बीच का समय दरअसल अमोघ भूति के मृत्यु के पश्चात यहाँ पर एक बाहर से आने वाली शक्ति का शासन होता है, वह होता है शकों का शासन। तो शकों का शासन लगभग 60 BCE से लेकर के 100 AD के मध्य में चलता है। तो इस बीच में जो कुनिंद राजा होते हैं उनका अस्तित्व गौण हो जाता है, यानी वह शासन शक्ति से बाहर हो जाते हैं और वहाँ पर शकों का शासन चलता है। तो शकों के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि शकों के द्वारा कुनिंदों का दमन किया गया, लेकिन कुनिंदों का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ था। कुनिंद अभी भी कायम थे, लेकिन उन्होंने शासक के रूप में कार्य नहीं किया था। अब इसमें तृतीय जो परवर्ती मुद्रा लेख हैं इसमें कौन कौन से राजा होते हैं? एक होता है शिवदत्त, फिर
शिवपालिक, हरिदत्त और भगदत्त, ये हमें प्राप्त होते हैं अल्मोड़ा से। यानी परवर्ती मुद्रा लेख के अनुसार उत्तरवर्ती कुलिंदों की जो अंतिम शाखा थी उन्होंने अल्मोड़ा में पहले शासन किया। फिर उसके बाद हमें छत्रेश्वर प्रकार के मुद्रा लेख प्राप्त होते हैं और छत्रेश्वर भी अल्मोड़ा लेख के बाद हमें प्राप्त होते हैं। इन्होंने भी परवर्ती मुद्रा लेखों के ही काल में शासन किया। उसके बाद हमें प्राप्त होता है नाम भानु या भाभू, भाभू भी इनका नाम प्राप्त होता है या भानु भी कह सकते हैं। और अंतिम राजा का नाम प्राप्त होता है रावण। यह रामायण का रावण नहीं था बल्कि हमारे कुलिंदों का राजा रावण था। इस प्रकार से हमने प्रारंभिक कुलिंदों से लेकर के उत्तरवर्ती कुलिंदों में सबसे पहला राजा जो देखा था उनका नाम था सुबाहु, जिनकी राजधानी श्रीनगर में थी। और ये जो राजा हैं उत्तरवर्ती कुलिंदों में, उनमें सबसे अंतिम राजा होता है रावण। और इस रावण के पश्चात कुलिंदों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और इस कालक्रम को आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं या आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रश्न आपके बन जाएंगे। इस प्रकार से प्रारंभिक मुद्रा लेख या मध्यवर्ती मुद्रा लेख या परवर्ती मुद्रा लेख, ये मुद्रा लेख हैं यानी सिक्कों पर छपे हुए लेख। तो इस प्रकार से हमें उत्तरवर्ती कुलिंदों की जो जानकारी प्राप्त होती है वह मुद्राओं से प्राप्त होती है। आइए तो उत्तरवर्ती कुलिंदों की मुद्राएं भी पढ़ लेते हैं। तो उत्तरवर्ती कुलिंदों की जो मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं वह 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। पहली मुद्रा प्राप्त होती है अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, और दूसरी प्राप्त होती है अल्मोड़ा प्रकार की, और तीसरी प्राप्त होती है छत्रेश्वर प्रकार, या हम इसे छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा भी कह सकते हैं। अब इन तीनों मुद्राओं का टाइम पीरियड अलग अलग है, क्योंकि उत्तरवर्ती कुलिंदों की जानकारी हमें मात्र मुद्राओं से प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमें मुद्राओं को पढ़ना चाहिए, और इन मुद्राओं में किस किस प्रकार से कौन कौन राजा का वर्णन है ये भी हमें जानने को मिल जाएगा। अब जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है, इसका समय अमोघ भूति राजा का ही टाइम पीरियड होगा। उन्होंने 100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 60 ईस्वी पूर्व तक ये सिक्के चलाए थे, इन्हें 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। फिर आता है दूसरा अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। अल्मोड़ा में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वह 100 ईस्वी से लेकर के 200 ईस्वी तक के सिक्के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये ईस्वी पूर्व के सिक्के हैं और ये है ईस्वी के सिक्के। और जो छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं यह भी 100 से लेकर के 200 ईस्वी के मध्य होते हैं। यानी अल्मोड़ा प्रकार तथा छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के एक ही टाइम पीरियड से प्राप्त होते हैं, जबकि अमोघ भूति प्रकार के सिक्के काफ़ी प्राचीन थे, इन दोनों के मुकाबले काफ़ी प्राचीन सिक्के थे। अमोघ भूति राजा के द्वारा बनाए गए जो सिक्के थे यह रजत तथा तांबे के सिक्के थे। रजत का मतलब चांदी। 2 प्रकार के सिक्के ये बनाते थे, यानी चांदी के भी सिक्के इन्होंने बनाए और तांबे के भी सिक्के बनाए। जबकि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में मात्र तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं और छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में भी मात्र तांबे का सिक्का ही प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि ये लोग धातु का अच्छा उपयोग करना जानते थे। अल्मोड़ा तथा छत्रेश्वर की जो मुद्राएं प्राप्त होती हैं वह प्योर तांबे की होती है। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहते हैं। शायद हो सकता है कि अल्मोड़ा की ही ताम्र का इन्होंने इस्तेमाल किया और सिक्के बना दिए। इस प्रकार से अमोघ भूति प्रकार के सिक्के इन दोनों से काफ़ी डिफरेंट थे। यानी ये जो राजा थे यह काफ़ी धनधान्य थे और धातुओं का भी बहुत अच्छे तरीके से ये उपयोग कर लेते थे। इस प्रकार एक इम्पॉर्टेंट नोट आप पहले याद रख के चलेंगे कि खरोष्टी लिपि का प्रयोग केवल अमोघ भूति के द्वारा किया गया था, और खरोष्टी लिपि के अलावा इन्होंने जो रजत सिक्के चलाए वह भी मात्र अमोघ भूति ने चलाए थे। बाकी अल्मोड़ा प्रकार तथा छत्रेश्वर प्रकार में हमें इस प्रकार रजत के सिक्के तथा खरोष्टी लिपि के सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं। तो इन्होंने किस प्रकार के सिक्के चलाए? इन्होंने चलाए ब्राह्मी लिपि के सिक्के। लेकिन इन सभी सिक्कों की जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी, ये भी हमें याद रखना होगा। प्राकृत भाषा में इन्होंने ये सिक्के लिखे। अब इन सिक्कों की कुछ और डिटेल हम जान लेते हैं, क्योंकि ये सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों की बहुत खास विशेषता यह है कि अमोघ भूति के जो सिक्के ज्ञात होते हैं उसमें यह पता होता है कि अमोघ भूति महान शासक था, बहुत महान शासक था। यानी उत्तरवर्ती कुलिंदों में सबसे महान शासक अमोघ भूति ही होता है, और जिन्होंने
रजत तथा ताम्र की सिक्के चलाए और अमोघ भूति की जो मुद्राएं प्राप्त होती है वह उत्तराखंड के पश्चिम क्षेत्र में व्यास नदी से लेकर के, और व्यास नदी वर्तमान पंजाब में है, तो पंजाब से लेकर के अलकनंदा नदी तटों तक इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। जबकि दक्षिण में सुनेत से लेकर के बेहद तक, यानी पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमें ज्ञात होता है कि अमोघ भूति का शासन उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल आदि इन क्षेत्रों में इनका शासन चलता था। तो बहुत महान राजा थे, पहाड़ी राजा थे। अब अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों से संबंधित एक इम्पोर्टेंट बात और याद रखनी होगी, वह है कि अभी तक जितने भी ज्ञात सिक्के थे उनमें सबसे प्राचीन सिक्के अमोघ भूति के ही हैं। यानी अमोघ भूति के सिक्के सबसे प्राचीन हैं और सबसे महत्वपूर्ण भी हैं। अब ये सिक्के जो छापे गए थे अमोघ भूति के द्वारा, वह एक तो रजत प्रकार के थे और दूसरे थे तांबे के। तो चांदी और तांबे दोनों के सिक्के ये छाप लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट हम याद रखें, वह है कि अमोघ भूति के पश्चात उत्तराखंड में शकों का आगमन हो गया था। यानी अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात शकों ने उत्तराखंड में शासन कर लिया था, लेकिन उसके पश्चात भी अमोघ भूति नाम के सिक्के चल रहे थे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में अमोघ भूति के सिक्के काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक चले और सबसे महत्वपूर्ण सिक्के भी थे। अमोघ भूति के जो मुद्राएं थी, जो सिक्के उन्होंने चलाए, उसमें एक विशेष प्रकार का शब्द लिखा जाता था जो कि संबोधित करता था कि अमोघ भूति महान राजा था। और वह शब्द क्या थे? तो वह लिखा गया था राजा कुड़िंदस्य अमोघ भूतिस महाराजस। यानी जो अमोघ भूति राजा है वह महान शासक है। इस प्रकार से उन सिक्कों में अंकित किया जाता था। इससे जानकारी प्राप्त होती है कि वह वास्तव में महान था और यह रहे उनके सिक्के। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 प्रकार की लिपियों में अपने सिक्के लिखे और साथ ही साथ 2 प्रकार की धातुओं का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उनके जो सिक्के होते थे, एक तो होते थे ब्राह्मी लिपि में, और ब्राह्मी लिपि सदैव देवनागरी लिपि की तरह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इस प्रकार से बाएं से दाएं लिखा जाता है। लेकिन दूसरा जो उन्होंने लिपि का इस्तेमाल किया वह क्या? खरोष्ठी लिपि। और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर जिस प्रकार उर्दू लिखी जाती है उसी प्रकार लिखा जाता है। 2 लिपियों का उन्होंने इस्तेमाल किया और दोनों लिपियों में भाषा उन्होंने प्राकृत इस्तेमाल किया। अब इस सिक्के में आप देखिए कितने प्रकार के यहाँ पर चिन्ह देखने को हमें मिल रहे हैं। बहुत विभिन्न प्रकार के चिन्हों का उन्होंने इस्तेमाल किया। अमोघ भूति ने अपने सिक्के में 2 प्रमुख प्रचलित चिन्ह थे। वह थे, एक तो हिरण का चिन्ह वो इस्तेमाल करते थे, यानी मृग का चिन्ह, दूसरा देवी का चिन्ह वो इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार से यह ज्ञात होता है कि वह हिंदू धर्म की ही तरह देवी का पूजन करते थे, या हो सकता है कि वे भी हिंदू धर्मी ही थे या आर्य जाति के थे, किस प्रकार के थे, लेकिन वे कुड़िंद थे। और साथ ही साथ इन्होंने बौद्ध धर्म के भी चिन्ह को इस्तेमाल किया और इसी सिक्के में एक उन्होंने स्वास्तिक चिन्ह का भी इस्तेमाल किया है। जो हिंदू धर्म में हम इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार का स्वास्तिक चिन्ह उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा भी कई प्रकार के चिन्ह इसमें देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं नागों के भी आपको चिन्ह देखने को मिल जाते हैं और इनमें इनके द्वारा जो बनाए गए सिक्के थे अमोघ भूति के, उसमें कुछ प्रचलित चिन्हों को आप यहाँ से याद कर सकते हैं। वह था पहला मृग, तो ये सिक्के में स्पष्ट दिख रहा है मृग का चिन्ह। दूसरा था देवी माता का चिन्ह भी यहाँ पर दिख रहा है और स्वास्तिक का चिन्ह भी वे बनाते थे और साथ ही साथ वृक्ष भी वे बनाते थे। यहाँ पर एक वृक्ष के समान आकृति उन्होंने बनाई और साथ ही साथ छत्र की आकृति भी वे बनाते थे। जो ये बीच में बना हुआ है यह छत्र की आकृति है। तो अमोघ भूति के सिक्के से हमें इस प्रकार जानकारी प्राप्त होती है कि वास्तव में वह एक महान शासक थे और इस प्रकार के विचित्र और आकर्षक सिक्के उत्तराखंड में किसी भी राजा या शासक ने नहीं छपवाए थे जो कि अमोघ भूति ने छापे थे। तो अमोघ भूति के सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इसे स्क्रीनशॉट करके भी याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण सिक्के हमें प्राप्त होते हैं वह होते हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। यानी अल्मोड़ा प्रकार हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सिक्के हमें अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं। लेकिन अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों का जो समय माना गया है वह 100 AD से लेकर के 200 AD के बीच माना गया है। यानी अमोघ भूति से कई वर्ष बाद में इन सिक्कों का प्रचलन चलता है।
अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के अधिकांशतः ये सिक्के अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं, इसीलिए हमने इन्हें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के कहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिक्के प्राप्त होते हैं, इसलिए हम व्यक्तिगत किसी राजा के नाम से इसे संबोधित नहीं कर सकते। और ये जो सिक्के थे यह तांबे से निर्मित थे, यानी तांबे धातु का इनमें इस्तेमाल किया गया था। और इन सिक्कों में 4 राजाओं का नाम भी अंकित है। तो हमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में मात्र 4 राजाओं का नाम का वर्णन मिलता है, और उन राजाओं का नाम था शिवदत्त, शिवपालिका, हरिदत्त तथा भगदत्त, या भगदत्त भी होता है। तो 4 प्रकार के राजाओं का हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है। तांबे की धातु से उन्होंने सिक्के बनाए। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में जो लिपि का इस्तेमाल किया गया है वह है ब्राह्मी लिपि, और इनकी भाषा भी प्राकृत भाषा ही है, अर्थात ये भी प्राकृत भाषा में सिक्के बनाते थे। और इन सिक्कों की संख्या है, वर्तमान में जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, पहले शोध में हमें 4 सिक्के प्राप्त होते हैं, तथा दूसरे शोध में कत्यूर घाटी में पुनः रिसर्च की जाती है और वहाँ पर 54 सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। तो 54 और 4 सिक्के यानी कुल मिलाकर के 58 सिक्के हमें अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं। कई सिक्कों में किसी भी प्रकार का नाम वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन कई सिक्कों में हमें 4 प्रकार के राजाओं का नाम वर्णन किया हुआ मिलता है। अब जो ये अल्मोड़ा के सिक्के हैं यह केवल भारत के संग्रहालय में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है, और इन सिक्कों को अंग्रेज यहाँ से झोला भर के ले गए अपने देश में, और वहाँ उन्होंने अपने संग्रहालय में इसे रख दिया। और वह है वर्तमान में जो ये अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं ये वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में रखे गए हैं। तो अंग्रेजों ने भारत से जितनी भी बहुमूल्य चीज़ें थी उन्हें अपने देश में ले गए, और अपने देश में ले जाकर के अपने देश के लोगों को बताया कि भारत की संस्कृति में इस प्रकार के राजा भी थे। देखिए, हमारे राजाओं का गुणगान विदेशों में भी हो रहा है, और ये तो बनता ही है कि हमें भी इन्हें याद रखना चाहिए। तो इस तरह से अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में हमें 4 राजाओं की जानकारी मिलती है, और 58 प्रकार के हमें सिक्के मिल जाते हैं, और ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में ही छापे गए थे। अब तीसरे प्रकार के मुद्राओं के बारे में जान लेते हैं। तीसरे प्रकार की जो मुद्राएं थी वह थी छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। इनका भी समय 100 एडी से लेकर के 200 एडी माना गया है, यानी अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के तथा छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों का कालक्रम एक ही है। यह कुछ विशेष थे। ये जो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के थे और अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के थे, इन दोनों में ये कुछ डिफरेंट था। देखिए क्या डिफरेंट था। इस छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में भगवत छत्रेश्वर महाराजस लिखा गया है। ये जो छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के हैं इनमें त्रिशूलधारी शिव को भी दर्शाया गया है। इससे यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि इन लोगों ने शैव धर्म को भी अपनाना शुरू कर दिया था। और महान घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनके आराध्य देव शिव थे, यानी ये लोग शिव की पूजा करते थे, और जब शिव की पूजा करते थे तब इन्होंने अपने आराध्य देव को अपने सिक्कों में छापना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि ये शैव धर्म को अपनाते थे। और छत्रेश्वर प्रकार के जो सिक्के थे वे भी तांबे से ही निर्मित थे, जैसे कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के थे। और इन सिक्कों में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है, और ब्राह्मी लिपि का उपयोग अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों में भी था और अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में भी था। वैसे ही छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में भी ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। यह सिक्का है, इस सिक्के में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर शिवजी बनाए गए हैं और उनके हाथ में त्रिशूल भी बनाया गया है। त्रिशूलधारी शिव उन्होंने अपने सिक्के में छापा, और इस सिक्के में भगवत छत्रेश्वर महाराजस लिखा गया है, यानी छत्रेश्वर नाम के राजा का वर्णन इसमें किया गया है। जबकि इस सिक्के की जो लिपि थी वह भी ब्राह्मी थी और भाषा प्राकृत थी, और यह सिक्का भी ताम्र धातु से निर्मित था, यानी ताम्र धातु का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये थे हमारे 3 प्रकार के प्रमुख सिक्के या प्रमुख मुद्रा स्रोत जिनसे हमें उत्तरवर्ती कुलिंदों की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके अलावा छत्रेश्वर और चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं के अलावा हमारे जो कुलिंद वंश के राजा थे उन्होंने कर्तरीपुर राज्य की भी स्थापना की थी, और उस कर्तरीपुर राज्य में बाद में कई राजाओं ने शासन किया, और उस शासन काल के दौरान ही हमारे जो कुलिंद वंश थे उनका समाप्त हो गया, यानी उनका आधिपत्य खत्म कर दिया गया। तो आइए उस कर्तरीपुर राज्य के बारे में भी जान लेते हैं।
कुलिंदों का जो कर्तरीपुर राज्य था उसकी राजधानी कनिंगम बताते हैं कि उनकी राजधानी कुल्लू में थी। कुल्लू मतलब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में इनकी राजधानी होती है और वहाँ से लेकर के उत्तराखंड तक पूरा क्षेत्र एक समय कर्तरीपुर राज्य कहलाता था। अब कर्तरीपुर राज्य कैसे बना, देखिए अमोघ भूति के पश्चात जब अल्मोड़ा प्रकार के हमें सिक्के मिलते हैं, शिवदत्त, शिवपालिक आदि इन लोगों के जो सिक्के मिलते हैं, उसके पश्चात हमें छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं, यानी छत्रेश्वर ने भी शासन किया था और अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में मिले हुए राजाओं ने भी शासन किया। उसके पश्चात होता क्या है कि कर्तरीपुर राज्य में उत्तरवर्ती कुलिंदों के शासन के पश्चात समुद्रगुप्त का अधिकार हो जाता है। अब गुप्त काल शुरू हो जाता है। देखिए जो प्रारंभिक कुलिंद थे वे थे मौर्य काल के समकालीन, और भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मौर्य काल के पश्चात फिर गुप्त काल भी आता है। तो गुप्त काल का जो सबसे महान सम्राट होता है उनका नाम था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने तो संपूर्ण भारत को विजय किया था। भारत के साथ साथ उन्होंने अन्य देशों को भी विजय किया था और इन्हीं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और इनका जो समय था, टाइम पीरियड था, वह था 335 से लेकर के 376 ईस्वी के समय में। अब इन्होंने समुद्रगुप्त ने उत्तराखंड में शासन किया और उत्तराखंड के अलावा उन्होंने हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड में भी शासन किया। रोहिलखंड यानी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तीनों जगहों पर इन्होंने शासन किया। लेकिन उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में जो कर्तरीपुर राज्य था उसे भी इन्होंने जीत लिया था। अब कर्तरीपुर राज्य को कहा जाता है कि पहले इसे कुलिंदों ने स्थापित किया था या कुलिंदों ने बसाया था। उसके पश्चात जब समुद्रगुप्त का उत्तराखंड में आगमन होता है तब वे कर्तरीपुर राज्य को जीत लेते हैं। इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तराखंड को जीता था? तो समुद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध लेख होता है जिसे कहा गया प्रयाग प्रशस्ति लेख, ये समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। तो इस अभिलेख के अनुसार कर्तरीपुर राज्य में कुलिंदों का शासन था, ऐसा उन्होंने अपने लेख में लिखवाया था। तो इस लेख के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तराखंड में विजय किया था या कर्तरीपुर राज्य को जीता था। इसके अलावा एक गुप्त वंश के एक राजा और होते हैं जिनका नाम था रामगुप्त। तो रामगुप्त के द्वारा भी कर्तरीपुर राज्य में युद्ध करने का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुलिंदों का शासन समाप्त करने वाले जो वंश थे वही गुप्त वंश थे, यानी गुप्त वंशों ने कर्तरीपुर राज्य को अपने अधिकार में लेने के बाद कुलिंदों के शासन को खत्म कर दिया था। एक नोट हम याद रखें कि जो इतिहासकारों के अनुसार कर्तरीपुर जो राज्य था उसके संस्थापक कुलिंद लोग ही थे, लेकिन बाद में समुद्रगुप्त यहाँ शासन कर लेता है। अब इस कुलिंद लोगों के द्वारा बसाए गए कर्तरीपुर राज्य में गुप्त वंश के बाद भी कई राजाओं ने शासन किया और कर्तरीपुर राज्य में शासन करने वाले राजाओं के बारे में हम यहाँ से जान लेते हैं। तो कर्तरीपुर राज्य में शासनाधीश कौन कौन से थे या किन किन वंशों ने यहाँ पर शासन किया? पहले करते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के द्वारा इसे जीता जाता है और कुलिंदों के शासन को यहाँ से समाप्त कर दिया जाता है। तो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त ने यहाँ शासन किया और समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात यहाँ पर नाग वंश के राजाओं ने भी शासन किया। तो नाग वंशों का भी यहाँ पर काफ़ी अस्तित्व देखने को मिलता है। अब नाग वंश की जानकारी हमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेख और बालाहाट के त्रिशूल लेख से भी प्राप्त होती है। इसके बारे में हम पिछली शिलालेखों वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके पश्चात आते हैं मौखिर वंश, और मौखिर जो वंश थे इनके अंतिम राजा का नाम होता है ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा थे हर्षवर्धन के जीजा यानी बहनोई। तो ग्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात राजा हर्षवर्धन यहाँ पर शासन करते हैं, जो कि कन्नौज के सम्राट थे। और कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन ने एक पहाड़ की पुत्री से भी विवाह किया था। उत्तराखंड की सुंदर कन्या से इन्होंने विवाह किया था। तो इस प्रकार से 606 से लेकर के 647 तक हर्षवर्धन का शासन रहता है और 647 के पश्चात हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो उत्तराखंड में फिर राजवंश का उद्भव होता है। उस राजवंश का नाम होता है कार्तिकेयपुर साम्राज्य। तो इस प्रकार से कुलिंदों के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है और कर्तरीपुर राज्य में शासन करने वाले राजाओं के बारे में भी हम जान चुके हैं।
आपको यह वीडियो कैसे लगी, आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट करने से ही हमें नई एनर्जी प्राप्त होती है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।